This is Khushi, and today we'll study the twofold theory of characterization. I had already done the previous ones, that is lex fori and lex causae, and this is the third one, twofold theory. This is a combination of both of these, lex fori and lex causae. So first you'll have to study these and then you can study this one. I have already explained this one, so you can go to that video and see it. And the last one is comparative analysis. Okay, so let's first deal with twofold theory of characterization. So Professor Cheshire and Dr. Robertson मेन प्रोपोनेंट्स हैं इस थ्योरी के. उनके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम ऑफ कैरेक्टराइजेशन कैन बी बेस्ट सॉल्व बाय डिवाइडिंग द प्रोसेस ऑफ कैरेक्टराइजेशन इनटू प्राइमरी कैरेक्टराइजेशन एंड सेकेंडरी कैरेक्टराइजेशन. तो इनकी ये थ्योरी है, ये मेन प्रोपोनेंट्स है इस थ्योरी की, और इनके अकॉर्डिंग कोई भी इशू है जो कैरेक्टराइजेशन के कोर्ट के सामने आ रहा है तो कोर्ट को उसको बेस्ट उसका वे उसको सॉल्व करने का या कैरेक्टराइज करने का, तो उसको दो मेथड्स ऑप्ट करने चाहिए, दो स्टेप्स ऑप्ट करने चाहिए. फर्स्ट इज़ प्राइमरी कैरेक्टराइजेशन एंड सेकेंडरी कैरेक्टराइजेशन. प्राइमरी कैरेक्टराइजेशन होगा आपका लेक्स फोरे के थ्रू और सेकेंडरी कैरेक्टराइजेशन होगा लेक्स कॉजे के थ्रू. ओके, तो द twofold theory characterization theory attempts to reconcile the lex fori and lex causae theories by dividing the characterization process into two stages. Okay, now it is clear इसमें exactly क्या होता है कि अभी तक हम या तो lex fori अप्लाई कर रहे थे या तो lex causae अप्लाई कर रहे थे, बट यहाँ पे दोनों का ही कॉम्बिनेशन अप्लाई होगा. So let's first look at what is primary characterization. So in first stage the court uses its own domestic law to make a preliminary classification of the issue. Lex fori here does not mean the domestic rules of the forum alone but includes the rules of private international law of a nation. Okay, तो मान लो इंडिया की कोर्ट है, जैसे मैंने पहले भी ये एक सेम ही एग्जांपल दिया है थ्रू आउट लेक्चर मैंने, कि फ्रांस का एक कपल आया जिन्होंने वहीं पे शादी की थी, यहाँ पे इंडिया की कोर्ट में डाइवोर्स लेने. तो अब कोर्ट को इस इशू को रिसॉल्व करने के लिए पहले इस इशू का कैरेक्टराइजेशन करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी लॉ में फॉल होता है या कॉन्ट्रैक्ट में फॉल होता है या फैमिली लॉ में, वॉटेवर लॉ में ये फॉल करेगा, ये डिसाइड करने के लिए, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी. तो अगर उन्होंने ऑलरेडी बाय कॉन्ट्रैक्ट ये डिसाइड कर लिया है कि इसको कितनी प्रॉपर्टी अलॉट होगी तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ लगेगा, और अदरवाइज़ प्रॉपर्टी लॉ लगेगा, फैमिली लॉ इन द केस ऑफ डिवोर्स लगेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो ये कन्फ्यूजन ना हो इसलिए पहले कैरेक्टराइजेशन यहाँ पे प्राइमरी स्टेज पे कर लिया जाएगा यूजिंग लेक्स फोरी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेकेंडरी क्लासिफिकेशन. अब आपने एक बार डिसाइड कर लिया है कि ये, मान लो कोर्ट ने डिसाइड किया ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, मतलब इस पर फैमिली लॉ लगेगा, तो अब हम स्टेज पे आ जाएंगे सेकेंडरी कैरेक्टराइजेशन के. तो वंस द कोर्ट हैज़ डिटरमाइंड द एप्लीकेबल लॉ इट यूजेस द लीगल कॉन्सेप्ट्स ऑफ दैट लॉ for a more detailed characterization which connects the facts of the case with some foreign legal system. Determine the judicial nature of any legal rule, institution or transaction by such foreign system known as lex causae. अब ये इशू कैरेक्टराइजेशन होने के बाद जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो गया. अब सेकेंड स्टेप है, आपने मैट्रिमोनियल कैरेक्टराइज कर दिया, फिर अब वहाँ का फॉरेन सिस्टम का जो लॉ है, फॉरेन लॉ है, उसको इम्पोर्ट करोगे और उसके जो रूल्स हैं यहाँ पे अप्लाई करोगे, सेम एज लेक्स कॉजे. तो यहाँ का आपका सब्सटैंटिव लॉ अप्लाई होगा फॉरेन कंट्री का. ओके, सो ये आपका कंप्लीट हो गया. पहले आपके पास कोई केस आया, आपने उसका प्राइमरी कैरेक्टराइजेशन किया और डिटरमाइन किया कौन सी लीगल कैटेगरी में ये फॉल करेगा. उसके बाद जिस लीगल कैटेगरी में फॉल किया उस कंट्री के रूल्स को उस लीगल कैटेगरी के यहाँ पे आपने इम्पोर्ट करके अप्लाई कर लिया. Now let's see the application. This dual approach allows the court to begin with familiar legal categories and then refine the characterization using the concept of applicable foreign law. Okay, जो जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि इस थ्योरी में क्या होता है कि कोर्ट जो है बिगिन करती है फैमिलियर कैटेगरीज़ के साथ, क्योंकि वो खुद की कैरेक्टराइजेशन करती है अपने लॉस के अकॉर्डिंग, अपने इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग और लॉस के अकॉर्डिंग, और वो कैरेक्टराइजेशन करने के बाद उसको फर्दर रिफाइन करती है यूजिंग द लेक्स कॉजे थ्योरी और इम्पोर्ट करती है जो भी एप्लीकेबल फॉरेन लॉज हैं. ओके, तो दिस मेथड इज़
particularly useful in complex cases involving multiple legal systems। ये essentially important होता है complex issues के लिए, क्योंकि वो आसानी से solve नहीं हो सकते, तो उन issues को दो part में तोड़ दिया जाता है ताकि decision making easy हो जाए courts के लिए। Now let's see the advantages। तो the twofold theory of characterization provides a structured approach that balances the use of domestic and foreign legal concepts। It can lead to a more nuanced and accurate application of law। और जैसे कि आप देख रहे हैं लेक्स फोरी या लेक्स कॉजे की कॉम्बिनेशन से ये काफ़ी ईजी हो गया है डिटरमाइन करना कि कौन सा रूल अप्लाई होगा और उसको प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना। ओके, अब इसके चैलेंजेस देख लेते हैं। डिस्पाइट इट्स एडवांटेजेस दिस थ्योरी इज़ नॉट विदाउट क्रिटिसिज्म। वन ऑफ द मेन इशू इज़ द डिफ़िकल्टी इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन प्राइमरी एंड secondary characterization which leads to confusion and inconsistency in its application। बेसिक जो इसका चैलेंज है या जो इसका इशू है कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज में कन्फ्यूजन हो सकती है कि कौन सा स्टेज प्राइमरी होगा, उनको अप्लाई करने में इशू हो सकता है। अदरवाइज़ ये थियोरी काफ़ी हेल्पफुल है और काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट्स इससे मिलते हैं। ओके, आई होप ये आपको समझ में आई होगी थियोरी। ऑल्दो ये काफ़ी ईजी है, एक बार आपको लेक्स फोराई और लेक्स कॉजे समझ में आ जाए तो ये थियोरी काफ़ी ईजी है। ये बस उन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो प्लीज़ रेफर दैट वीडियो ऑल्सो। नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन द लास्ट थियोरी, फोर्थ वन, लेक्स फोरे लेक्स कॉजे और टू फोर थियोरी के बाद दिस वन इज़ द कंपैरेटिव लॉस थियोरी। सो रेबल एंड ब्रैकेट are the main proponents of this theory। They suggested that characterization ought to be founded upon analytical jurisprudence and on the basis of comparative study of law। Bracket divided cases into three types। ओके, ब्रैकेट जो है, जो इनके मेन प्रोपोनेंट थे, उन्हें वो एक पर्टिकुलर केस को थ्री टाइप्स में डिवाइड करते थे, नॉट अ पर्टिकुलर केस बट केसेस को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते थे। फर्स्ट, व्हेन ओनली द कंट्रीज ओन लॉ इज़ इन्वॉल्व्ड। सेकेंड, when the country needs to interpret its own law, and third, when foreign law is involved। तो फर्स्ट केस में जब कंट्री का खुद का डोमेस्टिक लॉ इन्वॉल्व है तो सिंपली कोर्ट अपने रूल्स अप्लाई करेगी विदाउट थिंकिंग अबाउट फॉरेन लॉज। बट जब कोर्ट को इंटरप्रेट करना होगा खुद के लॉस को, तो कोर्ट अपना लीगल सिस्टम देखेगी और अपने जनरल लीगल प्रिंसिपल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करेगी और अप्लाई करेगी अपने रूल्स को। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल कोई इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं है और कोई फॉरेन लॉ इन्वॉल्व नहीं है, तो कोर्ट अपना लॉ सिंपली अप्लाई कर देगी। बट जहाँ पे इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है किसी पर्टिकुलर टर्म की या किसी पर्टिकुलर रूल की, तो कोर्ट अपने खुद के जो भी जनरल प्रिंसिपल्स होंगे गवर्निंग देयर लॉ वो अप्लाई करेगी और उसके बेसिस पे इंटरप्रिटेशन कर देगी। बट जहाँ फॉरेन लॉ इन्वॉल्व होता है, court not only has to figure out what the foreign law says but also understand how that law is used in its own country। अब देखो, अभी तक तो खुद का लॉ अप्लाई हो रहा था तो कोई ऐसे सच इशू नहीं हो रहा था, बट जहाँ पे कोई फॉरेन एलिमेंट इन्वॉल्व है वहाँ पे आपको फॉरेन लॉ भी अप्लाई करना है और फिगर आउट करना है पहले तो कि कौन सा फॉरेन लॉ अप्लाई होगा और उसको कैसे अप्लाई करना है। ओके, और इसको फिगर आउट करने के लिए कि उसको कैसे अप्लाई करना है, कोर्ट को ये भी देखना होगा कि हाउ दैट लॉ इज़ यूज्ड इन इट्स ओन कंट्री। सो characterization on the basis of comparative law refers to the process of classifying or interpreting legal rules and issues by comparing them across different legal systems। तो इस थ्योरी में कैरेक्टराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरेटिव लॉ की थ्योरी में एक तरीके का प्रोसेस होता है। इसमें आप जो लीगल रूल्स हैं और इश्यूज़ हैं उनको क्लासीफाई करते हो या कैटेगराइज करते हो, कैसे उनको कंपेयर करके अलग अलग डिफरेंट लीगल सिस्टम्स के थ्रू। ओके, so when a court has to deal with a case involving laws from different countries, it first needs to characterize or define what type of legal issue it is handling, such as whether it is contractual, property issue or a family law issue। Instead of using its own domestic law to make this decision, the court looks at how different legal system approach similar issues। ओके, तो अभी तक क्या हो रहा था, आप अपने लॉज लगा रहे थे, ठीक है, बट अगर आपको फॉरेन लॉज लगाने हैं कि ये डिटरमाइन करने के लिए कि किस लीगल कैटेगरी में फॉल करेगा, जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है या फैमिली लॉ इशू होता है, कोई भी इशू हो सकता है, तो उसके लिए आप सिर्फ अपने लॉ को नहीं देखेंगे बट आप जो है डिफरेंट लीगल सिस्टम्स को अप्रोच देखेंगे कि कैसे वो रिजॉल्व करते हैं सिमिलर इश्यूज़ को।
ठीक। बाय कंपेयरिंग दीज सिस्टम्स द कोर्ट कैन बेटर अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द लीगल इशू इन क्वेश्चन एंड डिसाइड विच लॉ टू अप्लाई। अब कोर्ट जो है, मान लो यहाँ पे फ्रांस और इंडिया का कोई डिस्प्यूट है, वहाँ के लॉज में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज हो रहा है, तो इन दोनों को ही स्टडी करेगी और फिर अप्रोच देखेगी कि दोनों कंट्रीज़ कैसे अप्लाई करती हैं इस पर्टिकुलर लॉ को, और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेगी कि कौन से लॉ को इन्हें अप्लाई करना चाहिए। दिस प्रोसेस ensures that foreign laws are interpreted correctly and that legal concepts from different jurisdiction are handled fairly and consistently। और ये करने के थ्रू कोर्ट क्या कर रही है, इंश्योर कर रही है कि जो फॉरेन लॉज है उनको भी वो करेक्टली इंटरप्रेट करे और कोई भी इनकन्सिस्टेंसी ना हो, प्रॉपरली फॉलो हो जहाँ के भी लॉ उनको अप्लाई करने हों। So, characterization based on comparative law means using knowledge from multiple legal systems to correctly classify and apply laws in international cross-border case। तो characterization based on comparative knowledge का यही मतलब है, लॉ का यही मतलब है कि आप नॉलेज अलग अलग मल्टीपल लीगल सिस्टम्स को पढ़ें, उनको इंटरप्रेट करें और उसके बाद उसको अप्लाई करें इन इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर केसेस। ओके, आई होप आपको दोनों थियरीज समझ में आए हो अच्छे से। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ डू कमेंट, आई विल मेक श्योर आई मेक अनदर वीडियो एक्सप्लेनिंग इट इन मोर डिटेल। एंड फॉर नाउ, थैंक यू फॉर लिसनिंग।